हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम बीएससी की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बीएससी में बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल इनमें लगभग 9-10 किताबें लगती हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में, हमारी जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है उसमें 9-10 किताबें लगती हैं। हम यहाँ पर पहले उन टॉपिकों को हम प्राथमिकता देंगे जो बीएससी इंटीग्रेटेड और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम फिजिक्स के एग्ज़ाम में जो टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले उन तीनों में जो कॉमन टॉपिक हैं उन टॉपिकों को हम पहले प्राथमिकता देंगे, पहले उनको करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अभी जो कॉलेजों में इंटीग्रेटेड बीएससी चल रहा है, ज़्यादातर बीएससी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हम फिर बीएससी इंटीग्रेटेड के जो टॉपिक हैं उनको करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे सभी टॉपिक इसमें आते जाएंगे। आपका जो टॉपिक अलग होता है, यानी जैसे किसी किसी बुक का टॉपिक इंटीग्रेटेड बीएससी में लगता है, बीएससी में भी लगता है, या फर्स्ट ग्रेड में लगता है, तो उस टॉपिक को आप अलग अलग अपने हिसाब से जो टॉपिक आपके लगता है उस हिसाब से पढ़ोगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं यांत्रिकी। और यांत्रिकी में सबसे पहली जो यूनिट है वो हमें बताती है निर्देश तंत्र के बारे में। ठीक है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं निर्देश तंत्र के बारे में। ठीक है, देखिए निर्देश तंत्र होता क्या है। पहले हम ये बताते हैं कि निर्देश तंत्र क्या होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु को अगर हम स्थिति के आधार पर देखें, वस्तु की अगर हम स्थिति के आधार पर देखें तो हम वस्तु की दो अवस्थाएं बता सकते हैं। एक तो अवस्था कौन सी होती है, विराम अवस्था, स्थिति के आधार पर। एक तो होती है विराम अवस्था और एक होती है गतिमान अवस्था। ठीक है, एक होती है गतिमान अवस्था। विराम अवस्था में कण या वस्तु कब होता है, या हम ये कहते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में कब होगी। तो विराम अवस्था में वस्तु हम ये कहें कि जैसे प्रेक्षक जो होता है, प्रेक्षक अगर किसी कण को या वस्तु को समय के सापेक्ष एक ही जगह पे देखे, ठीक है, समय लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति वही है लगातार, तो उस वस्तु को हमें क्या कहेंगे, विराम अवस्था में कहेंगे। और समय के सापेक्ष अगर प्रेक्षक ये देखे कि वस्तु की स्थिति लगातार क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है, परिवर्तित होती जा रही है, तो वस्तु जो होगी उसे हम कौन सी अवस्था में कहेंगे, गतिमान अवस्था में कहेंगे। ठीक है, तो लगातार अगर वस्तु की स्थिति बदल रही है समय के सापेक्ष, तो वस्तु को हम क्या कहेंगे, गतिमान अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो वस्तु की ये दोनों ही जो अवस्थाएं हैं, वस्तु की दोनों ही जो अवस्थाएं हैं, ये किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष बताई जाती हैं या किसी के सापेक्ष बताई जाती हैं। जिस वस्तु के सापेक्ष ये अवस्थाएं बताई जाती हैं उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो निर्देश तंत्र हम किसको कहेंगे कि जिस वस्तु के सापेक्ष वस्तु की गति की व्याख्या की जा सके या फिर ये बताया जा सके कि वस्तु विराम अवस्था में है या फिर गतिमान अवस्था में है, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हम ये कहते हैं कि दो वस्तुएं हैं, एक ही वेग से जा रही हैं, तो दोनों को अगर हम एक दूसरे के सापेक्ष देखें तो कौन सी अवस्था में होंगी, विराम अवस्था में होंगी। एक वस्तु का वेग 8 मीटर पर सेकेंड है, दूसरी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 8 वाली 5 के सापेक्ष गतिमान अवस्था में है। ठीक है, तो निर्देश तंत्र हम किसको कहेंगे, जिसके सापेक्ष हम क्या कर सकें, किसी वस्तु की गति की व्याख्या कर सकें या फिर हम ये बता सकें कि वस्तु विराम अवस्था में है या फिर गतिमान अवस्था में है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि एक पेड़ है जो पृथ्वी पर है, एक पेड़ है पृथ्वी पर है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति पहले प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर उस पेड़ को देख रहा है, उस व्यक्ति के सापेक्ष वो पेड़ कौन सी अवस्था में होगा, विराम अवस्था में होगा। वही व्यक्ति अगर चलती हुई ट्रेन में बैठा हो तो उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को वो पेड़ कौन सी अवस्था में दिखाई देगा, गतिमान अवस्था में दिखाई देगा या चलता हुआ दिखाई देगा। तो निर्देश तंत्र कौन है, दोनों ही अवस्था में वो व्यक्ति है। ठीक है, पहली अवस्था में उस व्यक्ति को वो पेड़ विराम अवस्था में दिखाई दिया और जब वो ट्रेन में बैठ गया तो उसको वो पेड़ गतिमान अवस्था में दिखाई दिया, तो वो जो व्यक्ति है वो दोनों ही अवस्था में क्या है, निर्देश तंत्र है। उसके सापेक्ष हम ये बता रहे हैं कि पेड़ जो है विराम अवस्था में है फिर गतिमान अवस्था में है, तो उस समय उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र कहेंगे। समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो होता है निर्देश तंत्र। अब एक निर्देश तंत्र में कण जो होता है, निर्देश तंत्र में कण जो होता है, एक जैसे निर्देश तंत्र हम जो भौतिक विज्ञान में काम में लेते हैं, फिजिक्स में जो भौतिक निर्देश तंत्र जो हम काम में लेते हैं वो कौन सा होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। जैसे ये वाला है, इसमें 3 अक्ष होती हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स।
फिजिक्स में जो कार्तीय निर्देशांतर हम काम में लेते हैं इसमें 3 अक्ष होती हैं और तीनों अक्ष एक दूसरे तीनों अक्ष क्या करती हैं, लंबवत एक दूसरे के होती हैं। और जहाँ भी ये तीनों अक्ष काटती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को अगर मूल बिंदु कहेंगे। और वस्तु अगर मूल बिंदु पर होती है तो उस अवस्था में हम वस्तु को क्या कहेंगे, विराम अवस्था में कहेंगे। और यदि वस्तु मूल बिंदु पर नहीं है या फिर हम ये कहते हैं कि उसका कोई एक निर्देशांक बदल रहा है, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक या जेड निर्देशांक, कोई भी निर्देशांक बदल रहा है, तो वस्तु को हम कौन सी अवस्था में कह देंगे, गतिमान अवस्था में कह देंगे। जैसे हम ये कह देंगे कि वस्तु की जो स्थिति है, जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है एक्स वाई जेड, यानी इस वस्तु की स्थिति या इस कण की स्थिति एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स से कुछ ना कुछ है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि कण P की जो स्थिति है वो कितनी है, 0 0 0 है, यानी ये तीनों निर्देशांक क्या है, 0 0 0 है। इसका ये मतलब होगा कि वस्तु मूल बिंदु पर है। और वस्तु अगर मूल बिंदु पर है तो वस्तु कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में है, अगर हम निर्देश अंतर के आधार पर वस्तु की स्थिति बताना चाहें। ठीक है, कार्तीय निर्देश अंतर के आधार पर अगर हम वस्तु की स्थिति बताना चाहें तो कार्तीय निर्देश अंतर में 3 अक्ष होती हैं और तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। जहाँ पे ये तीनों एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्तीय निर्देश अंतर में कण की जो स्थिति होती है, यानी कण के बारे में अगर हमें बताना है तो हम किसके द्वारा बताते हैं, एक तो हम कण की स्थिति को बता सकते हैं, एक तो स्थिति सदिश द्वारा, एक तो कण के बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं कार्तीय निर्देश अंतर में किसके द्वारा, स्थिति सदिश के द्वारा। ठीक है, तो स्थिति सदिश क्या होता है, देखिए कण की जो स्थिति है कहाँ पे है, बिंदु P पर है। ठीक है, कण की स्थिति वाला जो बिंदु है उसको मूल बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसकी जो लंबाई होती है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, R सदिश से। कण की स्थिति, तो स्थिति सदिश जो होता है वो हमें क्या बताएगा, कण की जो मूल बिंदु से स्थिति है उसको बताएगा। कण कौन से बिंदु पर स्थित है, उस बिंदु से कण को निर्देश अंतर के मूल बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा की जो लंबाई होती है किसको डिनोट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो स्थिति सदिश को हम दिखाते हैं किससे, सदिश R से दिखाते हैं। तो स्थिति सदिश में क्या बताएगा, कण की मूल बिंदु से स्थिति क्या है, दूरी कितनी है, कैसे वो स्थित है, कितनी दूरी पे स्थित है। ठीक है, वो हमें कौन बताएगा, स्थिति सदिश बताएगा। अब दूसरा हम स्थिति बता सकते हैं कण की किसके द्वारा, निर्देशांकों के द्वारा। निर्देशांकों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कण की स्थिति को बता सकते हैं। ठीक है, निर्देशांक 3 होते हैं, कौन कौन से, एक्स वाई जेड, 3 निर्देशांक होते हैं। ठीक है, और निर्देशांक हम कहते हैं किसे, कण की जो स्थिति है, जैसे बिंदु P पर है, कण की स्थिति से एक्स वाई जेड तलों में डाले गए लंब की जो लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि कण बिंदु P पर है। ठीक है, जैसे हमने ये वाला तल लिया, कौन सा, एक्स जेड तल लिया, तो एक्स जेड तल में जो लंब हम डालेंगे, ये लंब जो हम डालेंगे, ये लंब जो है वो वाई एक्स के क्या है, समांतर है। तो ये वाला जो निर्देशांक होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो निर्देशांक होगा, यहाँ तक की जो लंबाई होगी उसे हम क्या कहेंगे, वाई निर्देशांक कहेंगे। ठीक है, तो वाई निर्देशांक कौन सा होगा, कण की स्थिति बिंदु P से, या कण हम ये कहते हैं बिंदु P से एक्स जेड तल में डाले गए लंब की लंबाई जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वाई निर्देशांक को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, यानी पीबी एक तो ये वाला वाई निर्देशांक होगा और ये जो होगा ये भी क्या होगा, वाई निर्देशांक होगा, ये वाई एक्स के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पीबी बराबर OM, और ये क्या होगा, वाई निर्देशांक होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वाई निर्देशांक होगा। ऐसे ही बता सकते हैं बिंदु P से ये वाला जो तल बनेगा, ये जो तल बन रहा है इस तल को हम कौन सा कहेंगे, वाई जेड तल कहेंगे। ठीक है, तो वाई जेड तल में जो लंब हम डालेंगे, उस लंब की जो लंबाई होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्स निर्देशांक को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये वाला जो निर्देशांक बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक्स वाला बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तल कौन सा है, तल ये वाई और जेड तल है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी ए बराबर, ठीक है, पी ए बराबर ओ एल, ओ एल ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स निर्देशांक होगा ये, ठीक है। ऐसे ही इस बिंदु P से हम कौन से तल में, पीछे वाला जो तल देखें कौन सा है, एक्स वाई तल, ठीक है। यानी ये वाला जो तल बनेगा, ये इतना जो तल बनेगा वो तल कौन सा, पीछे वाला, जैसे बोर्ड वाला तल है, कौन सा तल है, एक्स वाई तल। तो एक्स वाई तल में बिंदु P से, एक्स वाई तल में बिंदु P से जो लंब हम डालते हैं, ठीक है, जो लंब हम डालते हैं, ये तल पीछे वाला है, कहाँ पे जा रहा है, बिंदु C तक जा रहा है। तो जो लंब हम डालते हैं उस लंब की जो लंबाई होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, जेड निर्देशांक को। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी, जेड निर्देशांक को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे PC बराबर ये ON, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जेड निर्देशांक, ठीक है। तो ये तीन निर्देशांक हमारे पास आ जाते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। वाई निर्देशांक कौन सा होगा, बिंदु P से एक्स जेड तल में जो लंब डालेंगे उस लंब की लंबाई, ठीक है। एक्स निर्देशांक कौन सा होगा, वाई जेड तल में जो लंब डालेंगे उसकी लंबाई, और एक्स वाई तल में बिंदु P से जो लंब डाला जाता है वो निर्देशांक कौन सा होगा, जेड निर्देशांक होगा। अंदर बाहर है वो निर्देशांक, तो जेड निर्देशांक होगा, ठीक है। तो ये तीन क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। अब देखिए निर्देशांक और स्थिति सदिश में अगर हम संबंध बताना चाहें, निर्देशांक और स्थिति सदिश में अगर हम संबंध बताना चाहें, संबंध क्या होगा, देखिए स्थिति सदिश को हम किससे दिखा रहे हैं, सदिश R से, ठीक है। स्थिति सदिश R व निर्देशांक कौन कौन से हैं, एक्स वाई और जेड। इन तीनों में अगर हम संबंध निकालना चाहें तो संबंध हम क्या बता सकते हैं, देखिए इसमें हम एक त्रिभुज लें। पहले तो हम ये कह दें कि जो जैसे हम ये कह दें कि एक तो पीबी जो है वो बराबर किसके, पीबी वो बराबर किसके, OM के, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई सदिश को, ठीक है। यानी ये निर्देशांक है वाई वाला। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए वाई, अगर हम ये कहते हैं कि वाई दिशा में, एक्स दिशा में एकांक सदिश है, जैसे हम ये कहते हैं आई कैप है, वाई दिशा में जे कैप है, ठीक है, और जेड दिशा में के कैप। अगर एकांक सदिश है तो इस सदिश को अगर हम सॉल्व करें तो जैसे हम ये लिखते हैं आर कैप बराबर, यानी एकांक सदिश आर कैप बराबर हम लिखते हैं सदिश आर अपन सदिश आर का परिमाण लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वाई सदिश लिख रहे हैं, तो आर कैप हो जाएगा, यानी इसका परिमाण, ये वाई वाला जो सदिश है, ये वाई वाला जो निर्देशांक है, ये वाई यहाँ पे परिमाण आ जाएगा, और इसकी दिशा में एकांक सदिश क्या है, जे कैप है, तो यहाँ पे वाई जे कैप आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं पी ए बराबर, ये संबंध निकालने के लिए पी ए बराबर किसके, ओ एल बराबर क्या होगा, एक्स सदिश, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप से डिनोट करेंगे इससे, ठीक है। जेड वाला जो बनेगा पीसी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एन बराबर क्या होगा, जेड सदिश, और इसको हम दिखाएंगे किससे, यहाँ पे वाई एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड, और आई कैप यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या आ जाएगा के कैप, ठीक है। क्योंकि जेड दिशा के अनुदिश एकांक सदिश हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, के कैप ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम एक त्रिभुज लें, कौन सा, ONB, ठीक है। अब ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा कौन सी दिशा, ये वाली जो भुजा है वो कौन सी एक्स के समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है, तो इसकी जो दिशा होगी वो ये वाली बनेगी, ठीक है। ये भुजा जेड एक्स के अनुदिश है तो इसकी दिशा ये है, OB इस दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, त्रिभुज ONB में अगर हम त्रिभुज नियम लगाएं, त्रिभुज नियम हमें क्या कहता है, त्रिभुज नियम हमें क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाएं, दो क्रमागत भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को निरूपित करें तो विपरीत क्रम में जो भुजा होती है वो किसको व्यक्त करेगी, परिणामी को व्यक्त करेगी, ठीक है। क्रमागत भुजाएं इसमें कौन कौन सी बनेगी, देखिए ONNB बनेगी, ठीक है, ONNB, और ये भुजा जो बनेगी वो विपरीत क्रम में होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इनको हम ऐसे लिखेंगे, OB सदिश, ठीक है, बराबर ON सदिश, प्लस में क्या आ जाएगा, NB सदिश आ जाएगा,
ठीक है, ओ एन सदिश प्लस एन बी सदिश आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ओ बी का कैसे मान निकालते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर लिखना चाहें, देखिए ओ बी सदिश बराबर ओ एन जो है, ओ एन वाई दिशा में है, सॉरी जेड दिशा में है, जेड एक्स के अनुदिश है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड सदिश को निरूपित कर रहा है। ठीक है, या जेड निर्देशांक को ये बता रहा है। तो हम यहाँ पे ओ एन सदिश की जगह क्या लिख सकते हैं, जेड सदिश प्लस एन बी, एक्स एक्स के समांतर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सदिश लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे एक त्रिभुज हम दूसरा लेते हैं ओ बी पी। ठीक है, इस त्रिभुज में ओ बी पी जो ले रहे हैं, त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ओ बी पी में अगर हम त्रिभुज का नियम लगाएं, त्रिभुज नियम से, ठीक है, अब इसमें दो क्रमागत भुजाएं कौन सी है, इसकी दिशा बी की तरफ, इसकी दिशा पी की तरफ, क्योंकि ये वाई अक्ष के अनुदिश है तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ। ठीक है, और सदिश की दिशा पी की तरफ। अब इसमें दो क्रमागत भुजाएं कौन कौन सी बनेगी, ओ बी बनेगी और बी पी बनेगी। विपरीत क्रम में भुजा कौन सी है, ओपी, तो हम क्या लिखेंगे, ओपी सदिश बराबर ओबी सदिश, ठीक है, प्लस में क्या जाएगा, बीपी सदिश। ठीक है, ओबी सदिश का मान हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, इन तीनों को हम कहते हैं 1 नंबर समीकरण, इसको हम कहते हैं 2 नंबर समीकरण और इसको हम कहते हैं 3 नंबर समीकरण। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 व 3 से अगर हम लिखें, 2 से अगर हम मान रख दें 3 में, 2 व 3 से अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ओपी सदिश बराबर ओबी का मान कितना, जेड सदिश प्लस एक्स सदिश प्लस बीपी। बीपी किसके अनुदिश है, वाई अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, वाई अक्ष के अनुदिश है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वाई सदिश। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो समीकरण हमें मिला है इसको हम कहते हैं 4 नंबर समीकरण। समीकरण 4 व 1 से अगर हम जेड सदिश, एक्स सदिश और वाई सदिश का अगर हम मान रखें तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, देखिए समीकरण 1 व 4 से अगर हम लिखें, 1 व 4 से अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ओपी सदिश जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सदिश आर को। ठीक है, ओपी सदिश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सदिश आर। जेड सदिश की जगह पहले इनको हम क्रम से लिख लें, क्रम से लिख लें, एक्स सदिश प्लस वाई सदिश प्लस जेड सदिश। ठीक है, सदिश आर बराबर एक्स सदिश जो होगा, समीकरण 1 जो था उसके अनुसार अगर हम लिखें तो एक्स आई कैप लिखेंगे प्लस वाई जे कैप लिखेंगे प्लस जेड के कैप लिखेंगे, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड के अनुदिश जो क्रम से हमने एकांक सदिश लिए हैं वो आई कैप, जे कैप और के कैप लिए हैं। ठीक है, और एकांक सदिश सदिश का मान अगर सदिश अगर हम लिखना चाहें तो एकांक सदिश इंटू में क्या जाएगा, उस सदिश का परिमाण लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है सदिश आर और निर्देशांकों में संबंध आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसका परिमाण लिखना चाहें, अगर हम इसका परिमाण लिखना चाहें तो परिमाण का सूत्र क्या बनेगा, देखिए ये तो हमारे पास दोनों में संबंध आ जाता है, स्थिति सदिश और निर्देशांकों में। अगर हम इसका परिमाण लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे। तो आर बराबर क्या लिखा जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये सदिश स्थिति सदिश का, स्थिति सदिश आर का ये क्या है, परिमाण है। चाहे तो हम ऐसे लिख दें, चाहे हम यहाँ पे परिमाण का चिन्ह लगा के बता दें। ठीक है, ये सब कब होता है, ये जब कण क्या होता है, स्थिर होता है, विरामावस्था में होता है, कण गति नहीं करता, यानी कण मूल बिंदु के सापेक्ष तो कुछ ना कुछ स्थिति पर है, लेकिन इस बिंदु पर क्या है, वो स्थिर है। ठीक है, अगर कण गतिशील हो, अगर कण गतिशील हो तब कैसे बताएंगे, देखिए अगर कण विरामावस्था में होता है तो उसको हम स्थिति सदिश द्वारा बता देंगे, निर्देशांकों के द्वारा बता देंगे। लेकिन अगर कण गतिशील होता है, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, पहले तो कण था विरामावस्था में, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, कण गतिशील हो। अगर कण गतिशील होगा तो क्या होगा, ये कार्तीय निर्देश तंत्र है, इसमें 3 अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम ये कहते हैं कि कण बिंदु P1 पर था। ठीक है, किस समय था, T1 समय पर, तो इसका स्थिति सदिश हमने ले लिया R1 सदिश। अब T2 समय पर कण कहाँ चला गया, P2 पर चला गया। ठीक है, और
मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश कितना है, R2 सदिश है, ठीक है। ये कब है, T2 समय पर है। अब देखिए अगर हमें इसका विस्थापन ज्ञात करना है, यहाँ पे समय अंतराल तो कितना है, समय अंतराल को हम दिखाते हैं डेल्टा टी से। डेल्टा टी बराबर हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। T2 अंतिम समय है, T1 पहले का समय है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के मध्य जो दूरी होगी, इन दोनों के मध्य जो स्थिति होगी या जो विस्थापन जो स्थिति होगी उसे हम क्या कह देंगे, विस्थापन कह देंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के मध्य जो दूरी है उसको हम दिखा रहे हैं किससे, डेल्टा आर सदिश से। तो डेल्टा आर सदिश जो होगा वही क्या होगा, विस्थापन होगा। ये क्या है हमारे पास, कण की प्रारंभिक स्थिति है, ये कण की क्या है, अंतिम स्थिति है। तो अंतिम स्थिति और कण की प्रारंभिक जो स्थिति होती है उन दोनों का जो अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन सदिश अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे P1 की तरफ R1 सदिश की दिशा होगी, P2 की तरफ R2 सदिश की दिशा होगी, और हम डेल्टा R निकाल रहे हैं अंतिम स्थिति माइनस अंतिम प्रारंभिक स्थिति। तो यहाँ पे डेल्टा R की जो दिशा होगी किस तरफ होगी, P2 की तरफ होगी। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज है, इसको हम नाम दे दें OP1 P2। तो OP1 P2 में अगर हम त्रिभुज नियम लगाएं, त्रिभुज नियम से अगर हम लिखें तो इसमें दो क्रमागत भुजाएं कौन सी हैं, OP1 और P1 P2 है। विपरीत क्रम में कौन सी है, OP2 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, विपरीत क्रम में जो भुजा है OP2, ठीक है, OP2 सदिश बराबर हम क्या लिखेंगे, OP1 सदिश प्लस P1 P2 सदिश लिखेंगे, ठीक है। OP2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 सदिश को, OP1 R1 सदिश को, प्लस P1 P2 डेल्टा R सदिश को। हमें डेल्टा R याद करना है, तो डेल्टा R सदिश बराबर हम क्या लिखेंगे, R2 सदिश माइनस R1 सदिश लिख देंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, विस्थापन को, ठीक है। अगर हम वेग ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो वेग क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर होती है, ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं कि एकांक समय में जो विस्थापन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेग सदिश कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम वेग लिखना चाहते हैं तो पहले हम औसत वेग का सूत्र बनाएंगे। औसत वेग बराबर क्या लिखा जाएगा, ये विस्थापन है कितना, डेल्टा आर सदिश, समय अंतराल कितना है, डेल्टा टी, अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। ये औसत वेग का सूत्र है, ठीक है, वी एवरेज है, ठीक है। और अगर हम इससे तात्क्षणिक वेग का सूत्र निकालना चाहें, तात्क्षणिक वेग का सूत्र अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें समय जो होगा वो हम इतना कम लेंगे, डेल्टा टी जो समय अंतराल है वो 0 की ओर अग्रसर हो, यानी समय बहुत छोटा हो, ठीक है, समय बहुत अलग हो। तो हम यहाँ पे सीमा लगा देंगे, देखिए यहाँ पे हम सीमा लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी का जो मान है वो किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, पूरा 0 नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा आर सदिश अपॉन में क्या लिखा जाएगा, डेल्टा टी। अब अगर ये लिमिट लगा दी जाती है किसी परिवर्तन की दर के साथ तो ये जो राशि होगी किसमें बदल जाएगी, अवकलन में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डी आर अपॉन में क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे, ठीक है। ये v बराबर क्या आ जाता है, डी आर अपॉन डी टी आ जाता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर आ जाता है या स्थिति में परिवर्तन की दर आ जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है तात्क्षणिक वेग या किसी क्षण पर वेग। अब हम अगर त्वरण निकालना चाहें तो त्वरण का सूत्र क्या बनेगा, देखिए एक तो हम लिखेंगे औसत त्वरण, एक तो हम लिख देंगे औसत त्वरण। तो औसत त्वरण का सूत्र क्या लिखा जाएगा, डेल्टा v सदिश अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा t आ जाएगा। जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे वेग कितना था, v1 था, यहाँ पे वेग कितना था, v2 था, समय अंतराल कितना है, t2 माइनस t1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चाहे हम ऐसा लिख सकते हैं v2 माइनस v1 सदिश अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा t, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं t2 माइनस t1 लिखते हैं, ठीक है। अगर हम तात्क्षणिक त्वरण लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, तात्क्षणिक त्वरण होगा तो इसके साथ हम लिमिट लगा देंगे, समय का जो मान है वो 0 की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी स्टैंडिंग टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी सदिश अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। अगर ये लिमिट लगा दें तो ये राशि किसमें बदल जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अवकलन में। तो यहाँ पे तात्क्षणिक त्वरण जो होगा ए बराबर हम क्या लिखेंगे, डी वी अपॉन डी टी लिख देंगे, ठीक है, ये लिखा जाएगा, ठीक है।